ये तो सर अब जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद आप लोग आंकलन करेंगे। हालांकि इससे पहले कोशिश हुई थी एक्टर विजय एनडीए के साथ आ जाएं, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। बंगाल पर लौटूं मैं। अजय आलोक जी, आप बता रहे थे कि बंगाल को जीतने में आपको बड़ी टाइम लगा, काफी मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया। इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल का क्यों अलग था? आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का चक्रव्यूह इस बार आप भेद पाएंगे और सरकार बना पाएंगे? देखिए, 2021 में भी हम बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि रिगिंग इस लेवल तक होगी कि काउंटिंग तक में रिगिंग करेंगे, छापेमारी चलेगी, जैसे आपने देखा पाल्टा सीट पे या बाकी सीटों पे। और 21 में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह था, जनता में उतना रोष नहीं था। 21 से 26 के बीच में गंगा का पानी बहुत मैला हुआ है। आरजी कार हुआ, संदेश खाली हुई, आपके कंटिन्यूअस मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हुआ, बशीरहाट में मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर मार करके उनको मारा गया, रामनवमी के प्रोसेशंस रोके गए। लगातार ये सब घटनाएं होते, एक भद्र लोक हो चाहे रूरल बेल्ट हो, एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट जनता में बहुत ज्यादा था। और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे लोगों ने स्वाभाविक विकल्प देखा। एक फीलिंग हो गई थी कि अगर ये आ गई तो हमारा वजूद नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों में ये था कि नहीं भाजपा को लाना है, लोगों में था कि टीएमसी को निकालना है। द मैंडेट इज वेरी क्लियर, गेट लॉस्ट टीएमसी। एकदम यही मैंडेट था, गेट लॉस्ट टीएमसी। और नेचुरली भाजपा विकल्प थी, और अगल बगल के राज्यों का इसमें बहुत योगदान है। आप उड़ीसा देखिए, आप आसाम देखिए, आप बिहार देखिए, जो भी बंगाल से सटे हुए राज्य है, त्रिपुरा देखिए, और वहां की डेवलपमेंट पेस देखिए, और वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां की सड़कें देखिए, बिजली देखिए। ये जितने बॉर्डरिंग एरियाज में हम जीत रहे हैं इन सब राज्यों में, ये दूसरे राज्यों का इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई टीएमसी का छपरी गुंडा आके यहां पर कुछ भी कर देगा, पुलिस मूक तमाशा देखती रहेगी। और ये बंगाल में भी अब नहीं होगा, आज के बाद से अभी से इफेक्ट दिखने लगा है। ठीक है अजय जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और बहुत बेबाकी से कही कि भाई ठीक है, ये जो चुनाव है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी को ही वोट देना था, पर ममता को हटाना था, ममता को उखाड़ फेंकना था। बीजेपी को लेकर अगर डबल माइंड हो भी सकते थे तो उन लोगों ने भी वोट किया, और इसीलिए जो टैली है आप देखिए कि यहाँ पर 200 को भी छूती हुई नजर आ रही है। राहुल जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई ये जो वेव थी ना, तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेमोग्राफी, दिस दैट, सब वहां पर धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता ने तय कर लिया था ममता नहीं आनी चाहिए, बाकी देख लेंगे। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता ने ये तय किया कि जो है वो टीएमसी जो है उसका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है, जनता को सही नहीं लगा। खास तौर से हिंदू पॉपुलेशन जो है उसे ये लगा कि ममता बनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर रही हैं जो कि एक मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है। तो इसी कारण से ये हुआ है। और आप ये देखेंगे भी कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी हिंदू एरियाज़ हैं उसमें बीजेपी को अच्छा खासा और अच्छे मतलब वोटों से, आप एवरेज भी लगाएंगे तो 15-16 हज़ार वोटों से जो है वो ये सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। तो ये बिल्कुल साफ है, ये कारण बिल्कुल रहा है। और दूसरा ये भी है कि महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं ये समझा कि बीजेपी उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, बीजेपी उनको बेहतर जो है विकल्प लगी है। और यही कारण है कि जो इस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट तभी आता है जब जनता पूरी तरह से पलटने का सोच लेती है। बिल्कुल, और ये परिवर्तन का मूड ही था। जब हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे लोगों से, तब लोगों का मन जानने की कोशिश कर रहे थे, तो परिवर्तन वाली बात उनके मुंह से जरूर निकल रही थी। वो परिवर्तन की बात को कबूल कर रहे थे। अब ये ममता बनर्जी के शासन से उनको परेशानी थी, या जिस तरीके का माहौल या जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया उसका इन्फ्लुएंस था, उसका असर तो खैर इस वक्त हमें पश्चिम बंगाल के नतीजों में दिख रहा है। लेकिन अब इन नतीजों को समीर जी हम नेशनल पर्सपेक्टिव से समझें, अगर हम इसे अब केंद्र की राजनीति के जरिए समझें, तो एक बात तो तय है, बंगाल में अगर हिंदू ये तय कर रहे हैं कि मैंडेट हिंदुओं का रहेगा तो सरकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो इसका असर केंद्र में आप क्या देख रहे हैं? इंडिया अलायंस के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया अलायंस पे आऊँ उसके पहले मैं बंगाल के बारे में कह दूं कि बंगाल के हिंदुओं को ट्रैक पे आने में पूरे 5 दशक लगे। अगर आप देखेंगे तो 30 साल लेफ्ट की सरकार रही है, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की, 50 साल बाद वहाँ पर भद्रलोक को समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो उन्हें अब यह फर्क समझ में आएगा ममता बनर्जी के 15 साल पहले लेफ्ट के साल और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल। अब अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ हम नाम में उसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। नीतीश कुमार आपके पास थे, वो चले गए, केजरीवाल थे, वो चुनाव हार गए, वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी थी, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ,
और ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, स्टालिन चुनाव खुद हार गए, वहां पर सत्ता से बाहर हो चुके। अब इंडिया गठबंधन में कोई नहीं बचा है, मुझे लगता है ये इसका नाम लेना भी कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक ताकत के रूप में नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनाव बुरी तरीके से हार हुई है, अब इंडिया गठबंधन लगभग पूरी तरह से साफ हो गया। अब बस ये देखना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन कब तक बने रहते हैं इस गठबंधन में। मुझे लग रहा है कि ये परिणाम देखने के बाद हो सकता है आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन भी एनडीए का दामन थाम ले और एनडीए अंदर आ जाए। अब मुझे लगता है कि 2029 तक प्रधानमंत्री मोदी को कोई चुनौती नहीं, और अब सबसे बड़े जो चुनाव डिफिकल्ट थे भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से, वो सारे चुनाव अभी 2026 में थे। अब जो भी चुनाव होंगे, सिर्फ पंजाब आप छोड़ दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती है, बाकी गुजरात होंगे, उत्तराखंड होंगे, उत्तर प्रदेश होंगे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है। 2024 में समीर जी ऐसे लगा था कि अब बीजेपी का स्लाइड शुरू हो गया है। 240 सीटें आने के बाद पूरा विपक्ष एक तरीके से लामबंद हो गया था और बड़ा उत्साह में था कि 240 सीटें आई हैं, यहां से अब स्लाइड शुरू हो जाएगी बीजेपी की। लेकिन 2024 के बाद अब जिस तरीके से पीक पर है बीजेपी, 17 मुख्यमंत्री अगर बीजेपी के हैं पूरे देश में, तो समझा जा सकता है कि इससे ज्यादा पीक अब क्या आएगा भारतीय जनता पार्टी का। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद जब कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पे आ गई और भारतीय जनता पार्टी को अब सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जरूरत पड़ रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार चलाई है, कहीं नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन की सरकार चला रही है। इतना शानदार प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद से आप महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के हो, दिल्ली का चुनाव, तमाम राज्यों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब 2029 तक भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अभी पीक पे नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी जाएगी, अभी पीक और आएगा। अभी बाकी, अभी तो झारखंड का चुनाव जीतेगी, अभी पंजाब का चुनाव जीतेगी। अच्छा। और आने वाले आप पंजाब भी जितवा रहे हैं भारतीय जनता निश्चित रूप पार्टी से पंजाब भी जीतेगी, झारखंड भी जीतेगी, और आप ये तय मान के चलिए कि फिर अभी तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव आना है, वहां कांग्रेस है, विपक्ष कर्नाटका का छोड़ेंगे चुनाव नहीं है, फिर कर्नाटका का चुनाव है। नहीं, विपक्ष के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं? अब विपक्ष खुद ही नहीं चाहता लड़ना चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो पूरे तन मन धन से चुनाव लड़ती है। क्या राहुल गांधी ने आसाम में वैसा चुनाव लड़ा? क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा? क्या राहुल गांधी किसी राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करके रात को वहां पर रुकते हैं? किस राज्य में राहुल गांधी ने लगा कि केरल में बहुत प्रचार किया हो, खून पसीना बहाया हो, बंगाल में दिन रात एक किया हो? किस चुनाव में राहुल गांधी करते हैं या प्रियंका गांधी करती है? जब आप खुद ही चुनाव नहीं लड़ोगे, आप अमित शाह से सीखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से सीखिए।